सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 10वीं के छात्रों के लिए है, यह सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से ली गई है और यह पाठ नंबर 4 से ली गई है, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेश व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्कशीट में एक शब्द आया है वैश्वीकरण। हालांकि अभी हमने इसके मतलब को समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस वर्कशीट में इसको थोड़ा बहुत जानेंगे कि वैश्वीकरण शब्द बना है विश्व से और विश्व के साथ संबंध स्थापित करने को वैश्वीकरण कहते हैं। तो लेकिन आप ये खुद सोचिए, विश्व के साथ संबंध स्थापित कैसे होंगे भाई? जैसे कि हमारे कोई पड़ोसी हैं, हमारे यहाँ पड़ोस में कोई नया कोई रहने आया, अब हमने उससे संबंध स्थापित करने हैं, तो कैसे संबंध स्थापित करेंगे भाई? उससे बातचीत करेंगे, उसके काम आएंगे, फिर धीरे धीरे उसकी भी मदद लेंगे और अपनी मदद भी देंगे, तो इस तरह से संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो लेकिन दूसरे देशों से जब हमें संबंध स्थापित करने होते हैं तो हम व्यापार के जरिए संबंध स्थापित करते हैं, तो यही वैश्वीकरण कहलाता है। मैंने इस चैप्टर की पूरी वीडियो भी बना रखी है जो कि मेरी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं और उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसमें आप इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए अब इस वर्कशीट को मेरे साथ शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। 20वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1900 के आसपास का समय। तो तब क्या होता था, ज़्यादातर देश अपनी सीमाओं के भीतर ही व्यापार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियां। इनके परिदृश्य पर आने से पहले भारत जैसे देशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। जैसे कि अगर आपने पढ़ा हो तो आज़ादी से पहले ऐसे ही होता था कि भारत जैसे जो गुलाम देश थे, यहाँ से ये लोग कच्चा माल ले जाते थे और अपने देश में तैयार करके फिर उन तैयार वस्तुओं को हमारा देश खरीदता था। तो ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एक नया शब्द आया आपके सामने, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती हैं, यानी वो जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो अलग अलग देशों में बनवाती हैं। क्यों बनवाती हैं? क्योंकि अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। क्योंकि उन्हें फ़ायदा होता है। जैसे कि आप देखिए आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपको पता है मोबाइल का हैंडसेट कहीं पर बनता है, उसकी बैटरी कहीं पर बनती है, उसकी प्रोग्रामिंग कहीं होती है, वो असेंबलिंग किसी और देश में होता है। तो इस तरह से ऐसी कंपनी जो कि ये सब काम करती है, अलग अलग देशों में अपने उत्पादन करवाती है अपने प्रोडक्ट का, तो उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। ऐसा ये क्यों करती हैं? उत्पादन लागत कम करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कार्यालय एवं उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य साधन मिल सकते हैं। तो देखिए हर कंपनी का ये उद्देश्य होता है कि उसकी जो उत्पादन लागत है यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कीमत हमेशा कम रहे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे ही विकासशील देशों को ढूंढती हैं जहां पर उन्हें सस्ती लेबर भी मिल जाती है और बहुत सारे दूसरे संसाधन भी मिल जाते हैं जिनको वो उपयोग करके अपना उत्पादन करवाते हैं और सस्ते में उत्पादन करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर कर रही हैं और ये कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं, जो भी सेवाएं बना रही हैं, इनका वो उत्पादन एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई कई देशों में करती हैं। जैसे हमारे यहाँ की भी एक कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी आपको बताऊं, हल्दीराम, नाम सुना है ना आपने? हल्दीराम का काम
दुनिया के 80 देशों में स्थापित है, तो वो भी हमारे देश की एक एमएनसी है। इसी तरह एशियन पेंट्स, वो भी हमारे ही देश की है। और बाहर की तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, नेस्ले, एप्पल आदि। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। देखिए, जैसे जो कोई भी फिक्स कैपिटल, जैसे अगर आपको पता हो स्थायी पूंजी जो होती हैं, जैसे हमारे कोई ज़मीन या कोई बिल्डिंग या मशीन या जैसे कोई अन्य इक्विपमेंट उपकरण होते हैं ना, जब उसके खरीद में हम पैसा लगाते हैं हम उसे निवेश कहते हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनी जब किसी देश में अपना पैसा इन चीज़ों पर लगाती हैं और अपना उत्पादन करवाती हैं तो उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं, क्योंकि वो बाहर की कंपनी है और किसी दूसरे देश में पैसा अपना लगा रही है, इसलिए हम इसे विदेशी निवेश कहते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में अक्सर ये आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन पर कितने तरीकों से नियंत्रण स्थापित करती है। तो इसका जो आंसर है वो सुनिए। देखिए, नंबर 1 तरीका जो है उसका वो है स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी के द्वारा, यानी वो कोई देश की कंपनी होती है उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी। मारुति हमारे देश भारत की है और सुजुकी जापान की कंपनी है। फिर दूसरा तरीका है आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, यानी उन्हें जो भी अपना प्रोडक्ट बनवाना होता है वो हमारे यहाँ की कोई कंपनी होती है, उसको वो ऑर्डर दे के और माल बनवाते हैं। जैसे कि कोको कोला, जिसे आप कोक के नाम से भी जानते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो सारी की, वैसे तो वो अमेरिकन कंपनी है, क्या वो सारी की सारी जो कोक है वो क्या अमेरिका से लाई जा रही है? नहीं, वो इंडिया की ही किसी कंपनी से यहाँ पर बनवाई जा रही है और हमारे देश में सप्लाई की जा रही है। फिर तीसरा तरीका है स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद के बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। जैसे कि अभी अभी आपने देखा होगा कि आइडिया हमारे देश की कंपनी थी, लेकिन जो वोडाफोन है वो बाहर की कंपनी है। तो किस तरह से वोडाफोन ने आइडिया को अब टेक ओवर कर लिया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो तुम भी जानते होंगे और उन्हें जानने की और ज़्यादा कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का जो एक माध्यम है वो विदेश व्यापार ही है। जब हम किसी से व्यापार करते हैं तभी तो उससे हमारे संबंध स्थापित होंगे, और व्यापारिक हित के कारण ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत की ओर आकर्षित हुई थी, यानी उसको व्यापार करना था, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत की ओर आई और धीरे धीरे उसने हमारे देश पर कब्जा जमा लिया। वास्तव में विदेश व्यापार अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है विदेश व्यापार का कि वो अपने देश के जो बाज़ारों के उत्पादक हैं उनको विदेशों के बाज़ार में पहुंचकर अपना प्रोडक्ट बेचने का एक अवसर प्रदान करता है। और लास्ट पॉइंट है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। बिल्कुल सही कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने का या एकीकरण में हेल्पफुल है, क्योंकि आज आप देखिए कि हमारे पूरी दुनिया एक ही बाज़ार बन गई है। अगर हमें कोई अमेरिका का प्रोडक्ट चाहिए होता है, कोई जापान का प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो वो हमें अपने ही देश में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसका मतलब ये इसने हमारे देश के बाज़ार और दूसरे देशों के बाज़ार को आपस में जोड़ दिया। अब थोड़ा सा और नीचे देखें, यहाँ पर केस स्टडी के रूप में एक उदाहरण दिया गया है जिससे आप बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हीरो होंडा कंपनी ने 19 जनवरी 1984 में गुड़गांव हरियाणा में हीरो समूह के संस्थापक ब्रिज मोहन लाल मुंजाल के साथ मिलकर हीरो होंडा कंपनी की स्थापना की। 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर इस कंपनी की शुरुआत की। 2010 में कंपनी ने करीब 45 लाख दुपहिया वाहन भारत में बेचे, जो भारत के तेजी से बढ़ते हुए बाजार का करीब 48% था। और 2014 में होंडा ने अपने शेयर हीरो समूह को बेच दिए, यानी अब हीरो और होंडा दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है,
अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? उत्तर है अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम विदेश व्यापार था। फिर दूसरा प्रश्न है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में क्या अंतर है? इसको हमने ऊपर अभी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए उत्तर ये रहा। विदेशी व्यापार अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश में किए गए निवेश को हम विदेशी निवेश कहते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या अभिप्राय है? भारत में कार्यरत किन्हीं 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। ये कंपनियां किन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं? इसका उत्तर है एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, पहली मारुति सुजुकी जो कि कारों का व्यापार करती है, दूसरी एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो कि मोबाइल फ़ोन का व्यापार करती है। इसके अलावा और भी कई कंपनीज़ हैं एमएनसी बहुराष्ट्रीय कंपनी, सोनी कॉर्पोरेशन, नेस्ले, एचपी, कोको कोला, पेप्सिको, बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे उदाहरण आप खुद भी सोच सकते हैं। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसको भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों में कारखानों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना और अधिक लाभ कमाना होता है, क्योंकि इन्हें यहाँ सस्ता श्रम और अन्य साधन मिल सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर प्लीज़ ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।